Okay, bachcho. So now let's solve few more questions on gravitation. 3 or 4 more questions I'll take, and then we'll move to our next chapter called electrostatics. Okay. So let's write the question. If a planet was suddenly stopped, if a planet was suddenly stopped in its orbit, which was circular, having time period capital T, full stop, find the time after which it will fall into the sun. तो मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ. एक सैटेलाइट है, सॉरी, या फिर आप एक प्लेनेट ले लीजिए. प्लेनेट है, सन के चारों ओर वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है. क्वेश्चन ने बोल दिया है, आप आर्ग्यू नहीं करेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं. ठीक है, हो भी सकता था, ऐसा कोई रूल नहीं था कि कोई प्लेनेट सन के चारों ओर सर्कुलर में नहीं जा सकता था. पर वो कैसे जा रहा है? ऑर्बिटल, एलिप्टिकल, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट से मैच कर रही है. यही क्यों हुआ, उसके लिए आपको क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे. चलिए, तो इफ ए प्लेनेट वॉज सडनली स्टॉप्ड, मान लो रुक गया वो अचानक से, सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा था, टाइम पीरियड कैपिटल टी था, तो डेफिनेटली ग्रेविटेशन पुल की वजह से सन की तरफ गिरेगा. क्या सन भी उस प्लेनेट की तरफ आएगा? हाँ जी. वो कहाँ मिलते? उनके कॉमन सेंटर ऑफ मास पे, पर सन के पास ही इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो आपको सन शिफ्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, वो प्लेनेट फॉल करता हुआ दिखेगा सन पे फ्रॉम स्पेस. ओके, तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं कितनी देर बाद ये गिरना चाहिए. लेट्स सी. सो सन यहाँ पे है, दिस इज सन. ठीक है, और ये प्लेनेट मान लीजिए आप. अर्लियर इट इज प्लेनेट, इट इज ऑर्बिटिंग. ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट. कुछ स्पीड रही होगी इसकी ऑर्बिट की, जो अचानक से क्या हो गई? 0. तो पहले तो ओल्ड कैलकुलेशन से मैं टाइम पीरियड लिख दूं यहाँ पे. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद ही है, 2π डिवाइडेड बाय रूट ऑफ gm ऑर्बिटल रेडियस टू द पावर 3/2. यस, ऑर्बिटल रेडियस टू द पावर 3/2. तो मान लीजिए ऑर्बिटल रेडियस r0 है इसका. तो ये है टाइम पीरियड. m किसका मास रहेगा? सन का. स्मॉल m मास मान लेते हैं अपन प्लेनेट का. ये t = 0 की कहानी है. ठीक है, यहाँ पे अब ये तो 0 हो गया, प्लेनेट फॉल करना स्टार्ट कर दिया. मान लीजिए एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इसके पास सन की तरफ कुछ स्पीड v आ गई. ठीक है, और ये कोई भी टाइम t है, और इसकी यहाँ से दूरी इस समय कुछ r है. ठीक है, तो हम ये v कैसे फाइंड करें? तो v कैसे फाइंड कर सकते हो आप? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हो. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. दिस इज इनिशियल, just after it stopped we are solving, and this is final for me. So what we will write? Still energy is conserved of sun and planet. sun मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ प्लेनेट की एनर्जी लिखेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is 0, potential energy initial is minus of gmm by r0 is equal to final half of mv square minus of gmm by r. So I got here, मुझे v चाहिए, तो सबसे पहले तो स्मॉल m कैंसिल कर लिया हमने, इस टर्म को उधर भेज दिया, तो मेरे पास आ जाएगा भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, ये टर्म उधर जाएगा, तो 2 gm by r माइनस 2 gm by r0. r0 is a constant, so you can write v, you have got is 2 gm 1 by r minus 1 by r0, और इसका क्या आ गया अपने पास?
स्क्वायर रूट. दिस इज व्हाट द v वी गॉट. अब मुझे तो टाइम चाहिए. अब टाइम कैसे इंट्रोड्यूस करें? तो दिस v here it can be written as, this is your r, this v can be written as dr by dt, but r is decreasing, that's why I'll write minus dr by dt. So you can write this minus of dr by dt is equal to this number which we have, this is constant parts, 2 root of gm into this number which is 1 by r naught, r minus 1 by r naught. तो अब चाहो तो इससे एलसीएम ले लो, तो आपके पास आ जाएगी आर नॉट माइनस आर बाय आर नॉट की पावर 1/2. ठीक है. अब जीएम वगैरह को आप किसके टर्म में लिख सकते हैं? टी एन आर नॉट फाइनली आप पुट कर लेंगे, चाहो तो अभी भी कर सकते हो, इट्स अप टू अस, बाद में करते हैं. तो अपने पास आ जाएगा कैलकुलेशन, अभी क्या इंटीग्रेशन ही करना है, तो डी को एक साइड रख लीजिए. इसके साथ में क्या मिलेगा आपको? 1/√2gm. ठीक है. और इसके साथ मिलेगा मुझे ये टर्म इधर आ जाएगा, सो इट विल बी आर नॉट डिवाइडेड बाय, उल्टा कर दे रहा हूं मैं, आर माइनस आर नॉट क्योंकि निगेटिव था यहाँ पे, डी आर और इसकी पावर हाफ. सो दिस इज व्हाट आई हैव. या सो डी टी इज इक्वल टू आर नॉट को भी हम इसी के साथ लिख लेते हैं, तो आर नॉट बाई 2gm. ठीक है. This is what I have, this square root of r divided by r minus r naught into dr. So I will integrate. I want the time from where it falls, so let's call it takes some t naught seconds, so 0 to t naught I write, and r is separation between this planet and sun is changing from where to where? r naught to 0. Okay. अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है. तो देखिए इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है अच्छे से, मेरे से तो अच्छा ही आता है आपको. तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं आर वगैरह की कुछ वैल्यू. तो क्या कर सकते हैं अपन, अगर मैं आर कॉमन निकालूं तो यहाँ पे 1 माइनस आर नॉट बाई आर आ जाएगा, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री ट्राई करें. तो अगर मैं आर की जगह कुछ आर नॉट साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, ठीक है, तो अपना कुछ काम बन सकता है. चलिए करते हैं. तो मुझे सॉल्व करना है ये इंटीग्रेशन. मैं इस इंटीग्रेशन को अभी सॉल्व कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन पे बाद में आऊंगा. तो मेरा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ r डिवाइडेड बाय r माइनस आर नॉट इंटू डी आर फ्रॉम आर नॉट टू 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड r, इसको कुछ कॉस या साइन में पुट कर रहा हूँ मैं. तो मैं चलो इसे आर नॉट साइन स्क्वायर इसलिए रखना चाहता हूँ मैं क्योंकि यहाँ से वो बाहर आ जाएगा. देखते हैं काम करता है कि नहीं. तो ये आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट आर नॉट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर नॉट साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर नॉट. ठीक है. अच्छा, अब डी आर की जगह भी चाहिए मुझे सब्स्टिट्यूशन. तो डी आर की जगह क्या लाना पड़ेगा मुझे? डी आर विल बी इक्वल टू आर नॉट, तो कॉमन 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा. तो साथ में ये भी 2 आर नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. लिमिट वगैरह भी देख ले भाई. तो जब मैं r की जगह आर नॉट रखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 1, मीन्स थीटा विल बिकम पाई बाई 2 एंड यहाँ पे 0. आई थिंक आप इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लिए हैं, सो मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ. तो आपका आर नॉट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा. और साथ में क्या चल रहा है? पाई बाई 2 टू 0. साथ में चल रहा है 2 आर नॉट इंटू साइन थीटा कॉस थीटा टी थीटा. देखते रहिए. तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे. माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आना चाहिए था, रूट के अंदर नेगेटिव क्यों आ गया? ये गलती हम कहाँ करके आए हैं? हमने यहाँ पे गलती की है कि हमारा ये जो माइनस है मैं उसे अंदर ले गया था. स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं,
तो मेरा जो dt है वो यहाँ पे माइनस के साथ चलेगा, और ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये आर नॉट माइनस आर ही रहना चाहिए, ठीक है, ये माइनस के साथ, तो फिर ठीक रहेगा। यहाँ पे माइनस बाहर लगा हुआ है तो ये टर्म उल्टा हो जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा आर नॉट माइनस आर नॉट साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फिर मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बढ़िया है, आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा, तो पाई बाई 2 टू 0 टेन थीटा, जैसे मैंने लिख दिया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ 2 आर नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा काम कर गया यार, कॉस थीटा कैंसिल, तो ये आ जा रहा है अपने पास 2 आर नॉट अंदर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम पाई बाई 2 टू 0। साइन स्क्वायर थीटा तो इंटीग्रेट करना इजी है, तो मैं इधर की कैलकुलेशन मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन की तो जरूरत हमें पड़ेगी, तो इसे बचा लेते हैं। तो क्या आ गया अपने पास, वो जो इंटीग्रेशन है 2 आर नॉट साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta, so sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta by 2 d theta from pi by 2 to 0, so I got r naught 2 cancel, 1 का इंटीग्रेशन थीटा pi by 2 to 0 माइनस cos थीटा का इंटीग्रेशन हाफ sin 2 थीटा pi by 2 to 0, ये टर्म तो 0 ही बन जाएगा क्योंकि sin 0 0 होता है, sin पाई भी 0 होता है, ये टर्म आपको मिल जाएगा विच इज माइनस ऑफ आर नॉट पाई बाय 2। तो जो इंटीग्रेशन है जो हम कर रहे थे उस टर्म का कितना निकल के आ गया, माइनस आर नॉट पाई बाय 2। तो इस इंटीग्रेशन को अपन पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो अपना जो टाइम है बच्चों वो निकल के आ जाएगा कितना, टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ आर नॉट बाय 2gm इंटू, ये इंटीग्रेशन आया है माइनस ऑफ आर नॉट पाई बाई 2। ठीक है, तो अपने पास कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर लो, नहीं तो फिर हमारा यही आंसर आएगा। तो मुझे मिल जा रहा है आर नॉट की पावर 3/2 पाई बाई 2 रूट ऑफ 2gm। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से फटाफट वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ gm इंटू आर नॉट की पावर 3/2, इसकी जगह लिख सकते हैं t/2। सो इसे आप 1 बना दो, इसे 2 बना दो, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हाँ √2 भी बच जाएगा, तो √2 छोड़ के तो इसे ऐसे लिख लो 2√2 रूट gm। तो इस टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, t/2। ठीक है, तो t नॉट आ जाएगा मेरे पास दिस t/4√2, which is my answer। यस, तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं था, बट इतना ये था कि इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट था, सोचना कैसे है वो एक पॉइंट मुझे लगा ठीक ठाक क्वेश्चन था, समझ गए कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइम कितना लगेगा। टाइम के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना, आपको पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके v एज फंक्शन ऑफ r निकाल लेना है, और फिर v को dr/dt अकॉर्डिंगली प्लस माइनस क्या आएगा वो आप खुद सोच के रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया। अब इसका एक इनडायरेक्ट सा मेथड है जो उतना अच्छा नहीं है पर छोटा बहुत है, तो मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा कि वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है। ठीक है, तो मैं मिटा दूं इसे। Now see, the indirect method is based on the idea of orbits। देखो क्या,
ये आपका सन है और यहां से कुछ डिस्टेंस पे था, r0 डिस्टेंस पे यहां पे, और इसकी स्पीड अचानक से 0 हो गई, है ना। इसकी स्पीड जो थी वो अचानक से 0 हो गई, तो एक स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। अगर इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती, भाई यहाँ की जो स्पीड है वो ऑर्बिटल से कम हो जाती, तो ये क्या फॉलो करने लगता है, एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करने लगता है कि नहीं, इलिप्स। और कम हो जाती और छोटा इलिप्स, 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 0 हो जाती तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन और गिर जाता है यहाँ पे। क्या फील कर पा रहे, क्या चल रहा है? तो अगर इसकी स्पीड यहाँ पे 0 ना होते हुए कुछ कम हो जाती तो ये इलिप्स में जाता, जितना कम हो जाती उसके हिसाब से इलिप्स पिक करता है। तो बहुत ज्यादा कम हो जाती तो इलिप्स बहुत बहुत नैरो बनता, और अगर 0 ही हो जाती तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन यानी ऑलमोस्ट एक बहुत ही छोटे इलिप्स में जा रहा है, सो दैट आई कैन यूज द आइडिया ऑफ केपलर्स लॉ। ठीक है, देखिए आप एक बार, ये बात समझ में आई जो मैंने अभी समझाई आपको। तो ये जा तो स्ट्रेट लाइन में रहा है, तो स्ट्रेट लाइन को मैं मान सकता हूं इट इज अ वेरी नैरो इलिप्स, ऐसा इलिप्स जिसकी सेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट 1 है। ठीक है, सो ये आपका वो प्लेनेट है, इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 0 हो गई है। तो अब मान लीजिए कि कैसे इलिप्स में जा रहा होगा ये, जिसकी सेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट 0 है। मैं दिखाने के लिए तो आपको इतना बड़ा दिखा रहा हूं, ऑलमोस्ट सन को टच करके आ रहा है, गिर गया सन में, है ना, इतना भी नहीं है। सो दिस इज इलिप्स हैविंग इसेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, मैंने जो बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस इलिप्स के लिए अगर मान लूं कि मैं दिस इज द पाथ, तो ये मेरा t इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये t इक्वल टू t0 हो जाएगा। सो लेट टाइम पीरियड इन दिस elliptical orbit is say t डैश, मतलब यहां से यहां से वापस यहां t डैश। पर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट कब बनेगा, जब इसकी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 0 हो, बट नॉट एग्जैक्टली 0। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, t डैश will be, you know this is proportional to cube of semi major axis, Kepler's third law, this is Kepler's third law, law of period, t dash का square, sorry, t square is proportional to a cube. What is a? This is 2a and this was r0, so 2a is r0, so a is r0 by 2. So means we can write t dash का square is proportional to what, r0 by 2 की power 3। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसमें क्या क्या आता है, उसमें पाई एंड कांस्टेंट फैक्टर्स आते हैं इंक्लूडिंग मास ऑफ द सन 2 पाई बाय रूट gm। या तो अब ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में जब ये जा रहा था अर्लियर ओल्ड एनालिसिस, जब ये सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो कर रहा था सन के चारों ओर, तब इसका टाइम पीरियड t था और सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी थी, r0। तो आप लिख सकते हैं ओल्ड वन t स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, तब t स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू r0 का क्यूब। नाउ पिक दीज टू एक्सप्रेशंस, इनके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सेम आने वाले हैं, व्हिच इज 2 पाई बाय रूट gm। तो आप लिख सकते हैं यहां से t डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर is equal to, constant of proportionality will cancel out, r0 by 2 by r0 की पावर 3। ठीक है, तो क्या आप यहां से t डैश t के टर्म में निकाल सकते हैं, t डैश का स्क्वायर will be equal to 1 by 8 into t square, so t dash is equal to 1 by 2 root 2 into t। Now my answer is not t dash, बिकॉज टी डैश तो पी से पी तक के आने का टाइम होगा, मुझे तो यहां तक ही जाना है। नाउ टी नॉट विल बी टी डैश बाई 2, so t naught will be 1 by 4 root 2 into t। You see, we followed the actual analysis by integration and this is the indirect method जो इतना जल्दी दिमाग में ध्यान नहीं आता है, बट हाँ आप, मैं इसीलिए ये मेथड आपको बता रहा हूं
कि आप इस डायरेक्शन में भी सोचना स्टार्ट करें। ठीक है, ये पॉइंट था, ये पहले सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा था, अगर इसकी स्पीड कम हो गई होती तो ये एलिप्स में जाता, हमने जीरो ही बोल दी तो ये स्ट्रेट लाइन में गिर रहा था वहां से। पर हमने सोच लिया कि यार ऑलमोस्ट जीरो वाले केस में भी तो एक छोटा सा एलिप्स में गिरेगा, यानी ऐसा कोनिक जिसका एसेंट्रिसिटी 1 है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, आपको पता ही है। तो मैंने बस वही पिक करके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मैं कैपलर्स लॉ यूज नहीं कर पाता, तो मैंने जस्ट एक छोटा सा एलिप्स पकड़ लिया, बट दैट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन एंड वी फॉलोड एंड वी आर getting the same answer, which is 1 by 4 root 2 into t. I hope it is okay with you. Chale, we'll solve one more question based on this. तो जब भी टाइम के क्वेश्चंस आए, एक तो आपके पास इंटीग्रेशन है ही डेफिनेटली, पर उससे पहले आप एक बार कैपलर्स थर्ड लॉ से सोचना सीखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम कैपलर्स थर्ड लॉ वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो जब आप होमवर्क कर रहे हो एडवांस का, जब अपन बुकलेट सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप इस मेथड से भी सोचें, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है ये भी सोचें। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट of the earth moves in an orbit whose radius is n times radius of earth, whose radius is n times radius of earth. Full stop. If there is air resistance to the motion of satellite, which is equal to alpha v square. Here alpha is constant and v is speed of the satellite at any time. Alpha is constant and v is speed of satellite at any time. Find the time after which satellite strikes the earth. अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? हम जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर लॉन्च करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रॉस कर गए मतलब एस्केप कर गए, नहीं। ये सपोज अर्थ है, ठीक है, कि उसकी रेडियस है, तो कुछ इतनी डिस्टेंस तक, कुछ सर्टेन हाइट तक ये एटमॉस्फेयर रहता है। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है, ठीक है, वो आपको ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पता चल जाएगी। और हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हमेशा हम उससे बाहर लॉन्च करते हैं। सी ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म नहीं हो जाता है यहाँ तक, ग्रेविटेशनल फील्ड तो इनफाइनाइट तक रहता है अर्थ का, और आप एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रहते हैं यहाँ पे, तब भी आप सर्टेन काफी ग्रेविटेशन फोर्स मिल रहा होता है जिससे कि सैटेलाइट इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर सके, सर्कुलर, एलिप्टिकल, आप जिसमें भी मूव कराना चाहें। बट बाई चांस अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई और आपने एलिप्टिकल ऑर्बिट चूज कर लिया जिससे कि आपकी सैटेलाइट एंट्री ले गई किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो फिर वो सैटेलाइट पे एयर रेजिस्टेंस लगने लगता है, और वो एयर रेजिस्टेंस इतना ह्यूज होता है कि वो सैटेलाइट बर्न हो जाएगा ड्यू टू द ड्रैग फ्रिक्शन जो क्रिएट होगा वहां पे। अगर नहीं हुआ तो भी वो सैटेलाइट धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी उस ड्रैग की वजह से, ठीक है, ड्रैग की वजह से उसकी स्पीड कम होती जाएगी। बट जैसे जैसे अर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो अर्थ का ग्रेविटी उसे नीचे खींच रहा है, जस्ट लाइक एज आई इफ आई ड्रॉप दिस, तो जैसे जैसे अर्थ के पास जाता है इसकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ड्रैग फोर्स उसकी स्पीड को कम करा रहा है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी रेडियल वाली वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल इस सैटेलाइट की जो स्पीड है
वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जब वो स्ट्राइक करेगा अर्थ पे, ओवरऑल इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, जो स्ट्राइक करेगा फिर यहाँ पे काफी ट्रिमेंडस स्पीड से। समझे क्या? तो इस क्वेश्चन में यही दिया गया है कि ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही कर दिया गलती से, तो डेफिनेटली वहां पे ड्रैग फोर्सेस लग रहा है। अब वो ड्रैग फोर्सेस की वजह से उसके ऊपर उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है वो कम हो रही है, ठीक है। बट टेंजेंशियल स्पीड कम होने से उसकी ओवरऑल स्पीड कम नहीं हो रही है, उसकी ओवरऑल स्पीड ग्रेविटी की वजह से बढ़ रही है, बिकॉज ग्रेविटी इज इंक्रीजिंग द रेडियल कंपोनेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पे हमारी सैटेलाइट है, अर्लियर वो कुछ ऑर्बिटल स्पीड रखेगी, कितनी डिस्टेंस पे है वो, n टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ मैंने r ले लिया, इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी आएगी, रूट ऑफ gm बाय n टाइम्स r, यस यही होगी, n टाइम्स ही दिया है मैंने आपको। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या लग गया, एक टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है ये वाली कम हो गई, तो ये अंदर की ऑर्बिट में गई, अंदर की ऑर्बिट में जैसे ही गई इसकी स्पीड अब कम हो चुकी है, कुछ v से कम हो गई है, ठीक है। बट इसकी जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, दिस इज r, दिस डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r nr से कम है, r इज लेस देन nr। तो ग्रेविटी ने इसका जो वेलोसिटी है वो ओवरऑल बढ़ा दिया है, पर पुरानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर आप बात करोगे, सो दिस हैज बीन रिड्यूस्ड, दिस इज रिड्यूस्ड, ठीक है। बट अभी जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अभी ये इस रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में अपन मानेंगे कि जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये इसकी और कम हो जाएगी, ठीक है, यहां पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं। सो what is going on in this scenario is overall speed is increasing but the tangential speed is decreasing, ठीक है। तो चलिए let's begin with this question. So gravity क्या करता है आपको ये समझना है, gravitational force does not change total मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। तो अगर कोई चीज अर्थ की सरफेस की तरफ मूव कर रही होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, दिस इज द ग्रेविटी। बट ड्रैग फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, तो ड्रैग फोर्सेस क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को कम करेंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट एनी सेपरेशन, total energy at any separation r, what you write is minus of gmm by 2r, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग रेडियस के सर्कल्स में जा रहा होगा, काइंड ऑफ स्पाइरल में जा रहा होगा ये। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो दिस इज माइनस gmm by 2r। कोई आपत्ति इस पे? चलिए अब देखिए, यहां पे आप लिख सकते हैं कि इस पर लगातार कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, वर्क कौन कौन कर रहा है इस पर लगातार, इस पर वर्क कर रहा है एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स, और वो उसकी वजह से इसकी क्या चेंज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स आप क्या लिख पाएंगे, change in kinetic energy plus change in potential energy. So work done by drag force आप लिख पाएंगे change in mechanical energy. I hope you got it. Yes. So I'm using this idea only, as I am telling. Do not solve this question from the idea of velocities, because force is not acting in a particular direction. It is always acting towards, force is changing in magnitude as well as changing in direction. यस, फोर्सेस डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, जैसा कि अपना लास्ट लेक्चर में जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था। सो इन दिस चैप्टर मूव विद द आइडिया ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया
अब मुझे टाइम तक पहुंचना है तो टाइम डेरिवेटिव सोचते हैं अपन, तो वर्क का टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा पावर, आ जाएगा कि नहीं? सो यू कैन राइट डी डब्ल्यू ऑफ ड्रैग डिवाइडेड बाई डी टी, इट विल बिकम डी ई बाय डी टी। अब ड्रैग फोर्स कैसा वर्क करेगा? नेगेटिव। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन टू प्रोसीड फर्दर, so let's use it. So what will be the dw by dt here? It will be the power, this is power of drag force. So let at any separation r is distance of this satellite from the center of the earth, okay, speed of सैटेलाइट इज v। तो आपको पता है उस टाइम पे जो ड्रैग फोर्स है, एक क्वेश्चन आपको याद होगा कुछ इसी तरीके का था कि एक बॉडी है, एक इंक्लाइन पे रखी है, हमने इसे किक कर दिया, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा था, ग्रेविटी लग रहा था, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दिस वाज मूविंग पैरेलल टू द प्लेन। सेम एनालॉजी यू आर यूजिंग हियर आल्सो, ओके। सो नाउ अगर हमने यहाँ पे v मान लिया तो उस टाइम पर पावर ऑफ ड्रैग फोर्स क्या आ जाएगी आपके पास? पावर ऑफ ड्रैग फोर्स इज एफ डॉट वी, एफ ड्रैग डॉट वी। आपको पता है ड्रैग अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है, सो इट विल बी सिंपली एफ ड्रैग इंटू वी विद माइनस, सो एफ ड्रैग इज गिवन टू एज अल्फा वी स्क्वायर इंटू वी। सो पावर ऑफ ड्रैग फोर्स, व्हाट यू गॉट, as minus of alpha v cube. All right, so you got this term minus of alpha v cube, which is power of drag force. Now can you find dE by dt? What is E? E is function of small r. If you differentiate it, it will become function of time. Yes, तो मैं सर आगे बढ़ रहा हूँ, आप देखते रहिए। तो मैंने इधर लिख दिया minus of alpha v cube is equal to, I'll take differentiation of that term, so I'll get minus of gmm by 2 into minus of 1 by r square, और साथ में कौन सा टर्म भी आएगा? dr by dt. I differentiated E with respect to t because r is changing. So what I have now, minus of alpha v q is equal to gmm by 2r square into dr by dt. You want time, so take time to one side. Yes, and you will have your time dt term is equal to this minus of gmm by 2 alpha r square v q into dr. Now the question is v constant or v variable? V is variable. Now what is happening here? At any time you can assume to be in circle of radius r, so this v at any r can be written as root of gm by r, because centripetal force अब भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? The gravitational force. Okay, so what you can write here, this v as root of gm by r, m is mass of the earth, so this dt will become equal to minus of gmm divided by 2 alpha, ठीक है, और v की जगह पे ये, तो gm की पावर कितना आ जाएगा अपने पास? 3/2, ठीक है, और क्या आ जाएगा? और ये 1/r आएगा तो ऊपर चला जाएगा फिर ये, और ऊपर हो जाएगा मेरे पास r की पावर 3/2, और नीचे क्या लिखा हुआ है? r स्क्वायर और साथ में dr। सो ये जो dt का टर्म है वो आ रहा है मेरे पास। अब gm की पावर एक आप यहाँ ऑलरेडी देख रहे हैं, सो आई एम हैविंग माइनस ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, यहाँ पे सिर्फ रूट ऑफ gm ही बचेगा, ठीक है, और r की पावर कितनी बच रही है मेरे पास यहाँ पे? 1/2। Am I correct? 3/2 minus 2, it will be minus 1/2, sorry, into dr. Now you will be integrating this expression r और t में, तो r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका? n times r, ठीक है, और फाइनली कितना हो जा रहा है? 0, और टाइम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके से सपोज t0 सेकेंड बाद ये स्ट्राइक कर रहा है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन यू नीड टू सॉल्व। यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं,
तो क्या आ जाएगा आपके पास, टी नॉट इज इक्वल टू, कॉमन ले लीजिए, माइनस ऑफ एम डिवाइडेड बाई 2 अल्फा रूट ऑफ जी एम। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सैटेलाइट एंड मास ऑफ प्लेनेट दिया हुआ है, कैन यूज दैट। ओके, सो ये आ गया मेरे पास, और आर की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट आर, है ना। और आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, गोइंग फ्रॉम एन आर टू आर। सो आपके पास 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाता है, तो आपके पास टी नॉट आ रहा है माइनस ऑफ एम डिवाइडेड बाई अल्फा रूट ऑफ जी एम, ठीक है, इंटू रूट ऑफ आर माइनस रूट ऑफ एन आर। तो आप अंदर ले जा सकते हैं, तो आपको मिल जा रहा है एम बाई अल्फा रूट ऑफ आर बाई जी एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस 1. This much time it is going to take to reach the Earth's surface. So you can check it. So make a thumb rule here. Whenever you want speed in terms of distance, or you want to approach for time, don't go from the pure kinematics. First think from energy point of view. All right. So one more interesting thing, कि if a satellite is given to you, then how much area of the earth it can cover, or it can broadcast signal to how much area of the earth. It is related to the communication technology. But yeah, satellites की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए वो पार्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। Again, this part is not in the mains. चलिए, तो आपको मैं समझाने वाला हूं अभी ब्रॉडकास्टिंग रीजन ऑफ ए सैटेलाइट, कि एक सैटेलाइट कितने सारे एरिया को सिग्नल भेज सकता है, ठीक है। उससे पहले मुझे एक टर्म डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ, दैट इज सॉलिड एंगल, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपके काम आने वाला है। व्हाट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, कोई भी सरफेस एक पॉइंट पे जो एंगल बनाती है 3D में, उसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसे नॉर्मल एंगल कैसे डिफाइन होता है, प्लेन एंगल डिफाइन होता है आपका, कि आपका सर्कल है ना, इट इज सर्कल, और कोई भी आर्क लेंथ ये आपकी रेडियस है, तो आप कैसे डिफाइन करते हैं एंगल को, दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, दिस इज योर एंगल, यस। तो प्लेन एंगल थीटा इज डिफाइंड एज सिंपल L डिवाइडेड बाय R, और यू से आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस, यस। अगर आप इसे छोटा करते जाएं, बहुत छोटा, d थीटा, बहुत छोटे एंगल की बात अगर अपन करें, तो ये होगी आपकी आर्क लेंथ और ये होगी आपकी कॉर्ड लेंथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर्क लेंथ ना लेते हुए कॉर्ड लेंथ भी ले सकता हूँ, आई कैन टेक इट कॉर्ड लेंथ ऑल्सो, एंड दिस डिस्टेंस एज r, कैन कंसीडर दिस डिस्टेंस एज ऑल्सो r, ठीक है, क्योंकि कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, दिस dl is too small, so what you can write here the small angles as the chord length which is very small, dl divided by r, ठीक है। chord length को आप dl की जगह चलो मैं dx ले लेता हूँ, let's call this dx and dl is this, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आइडियली मुझे dl by r डिफाइन करना चाहिए था, है ना, और पर मैं इसे कैसे भी डिफाइन कर सकता हूं, dx by r, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस लेंथ dx, ठीक है। जस्ट मैथमेटिक्स बता रहा हूं मैं आपको, जो ये हो गया आपका प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल के लिए सर्कल की बजाय आप किसके टर्म में सोच लीजिए, स्फीयर, सीधे स्फीयर, ठीक है, ये उसका सेंटर। तो स्फीयर का कोई भी कैप
सपोज कंसिडर ए स्फेरिकल कैप, दिस, ठीक है, दिस इज ए कैप नॉट ए आर्क। अगर आप इसे ढंग से विजुअलाइज करें तो ये कुछ इस तरीके का है, दिस इज द कैप। ठीक है, ये स्फेरिकल कैप और हर जगह से ऐसा एंगल बना रहा होगा, इट्स नॉट दीज 2 पॉइंट्स ऑनली, एक कोन जैसा बनाएगा। और यहां पे ये जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल वी कॉल सॉलिड एंगल। ठीक है, सो एंगल मेड बाय ए स्फेरिकल कैप इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। इस स्फीयर की रेडियस ए उठा लीजिए, सपोज ए इज एरिया ऑफ द कैप, ठीक है, then the solid angle is defined as this area divided by r square. And what is the use? You can write area of cap as solid angle made by the cap into the radius square. So this is used in calculations of area of cap. Similarly, you can think here the arc length can be written as r into theta. This idea can be used to find the arc length. Now I can have circles of different radius having same angle, so they will have different areas. Likewise, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये है आपका सॉलिड एंगल। अब मैं आपको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में एक रिलेशन डिराइव करा रहा हूं जो काफी काम का है। ठीक है, इसमें आप वो लिख लीजिए सॉलिड एंगल वाला पार्ट। So here relation in solid angle and plane angle. प्लेन एंगल मतलब नॉर्मल जो आप एंगल पढ़ते हैं। तो सपोज ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है, और मुझे ये सॉलिड एंगल निकालना है। दिस सॉलिड एंगल आई कॉल इट sigma. This is symbol. ठीक है, सॉरी इट्स नॉट सिग्मा, इट इज ओमेगा, कैपिटल ओमेगा यू कॉल इट। ठीक है, रेजिस्टेंस का भी ये सिंबल होता है। और यहां से यहां ये जो स्फेरिकल कैप बन रही है उसका आप क्या निकालना चाहते हो? सॉलिड एंगल इन टर्म्स ऑफ प्लेन एंगल। अब उसको कैसे सोचना पड़ेगा आपको? मैंने यहाँ पे एक प्लेन बना दिया, दिस इज ए प्लेन, और हाफ ऑफ plane angle I am considering. So half of plane angle is this. This is my half of plane angle. I call it theta. So I want to derive a relation in this omega, which is solid angle, and theta. ठीक है, theta आप समझ पा रहे हैं? Just the half angle. This is also theta. चलिए, let's derive the relation here. तो solid angle तो आपको पता ही है क्या होगा। solid angle will be the area of this cap. Here you can check this cap. ये आपकी कैप है, ठीक है, इस कैप का एरिया, so we will be writing this as a divided by r square। ठीक है, और अब मुझे थीटा के टर्म्स में a डिराइव करना है। देखिए कैसे करेंगे अपन। वापस से डायग्राम बना लेते हैं अपन, सो दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स। ठीक है, दिस एनालिसिस इज फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, तो क्या करते हैं अपन, यहां पे एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं। ओके, दिस काइंड ऑफ रिंग, थिन, और उसका ये अंदर वाला सरफेस आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो रिंग है, इस रिंग का एरिया अगर मैं निकाल लूं और ऐसी ढेर सारी रिंग्स उन सबके एरिया ऐड कर दूं, कौन से वाली, ये जो हाईलाइटेड एरिया है, तो फिर मुझे मिल जाएगा एंटायर सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। तो इसके लिए बहुत सिंपल से कैलकुलेशन आपको करना है। आप मान लेंगे कि आपकी रेडियस है r, ठीक है,
और ये सिमेट्रिक लाइन, जो मैं हाफ एंगल के टर्म में जा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिमेट्रिक लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली, जिस लाइन के ऊपर सारी की सारी रिंग्स के सेंटर भी लाई करने वाले हैं। रिंग की रेडियस स्मॉल आर हो गई। मान लो ये एंगल थीटा है और ये छोटा सा एंगल जो आप देख पा रहे हैं वो डी थीटा है, तो आपको इस रिंग की थिकनेस डी टी जो है उसे क्या लिख पाओगे आप, आर डी थीटा। ठीक है, तो ये छोटा सा एरिया ऑफ दिस रिंग, सरफेस एरिया डी ए, उसे आप क्या लिख पाओगे, इसकी थिकनेस 2 पाई आर, सरकमफरेंस 2 पाई आर, ठीक है, इनटू दिस थिकनेस। आप मान लो कि आपने स्ट्रिप निकाल के काट के ऐसा फैला दिया तो एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा जिसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर एंड ब्रेड्थ हो जाएगी डी टी विच इज आर डी थीटा। अब आप स्मॉल आर को क्या लिख सकते हो, यहां से स्मॉल आर कैन बी रिटन एज कैपिटल आर इंटू व्हाट, साइन ऑफ, थोड़ी देर के लिए इसे थीटा मत लो, थीटा मैंने उधर लिया हुआ है तो मैं इसे अल्फा डी अल्फा ले लेता हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अल्फा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी ए विल बी 2 पाई कैपिटल आर इंटू साइन अल्फा इंटू कैपिटल आर डी अल्फा। ठीक है, तो आपके पास ये जो डी है वो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा। आप इसे इंटीग्रेट कर दें, आपको अल्फा कहां से कहां तक ले जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने डायग्राम की बात करूं तो मेरा जो अल्फा है, दिस इज व्हाट इज द बाउंड्रीज आई हैव इन दिस। सपोज मुझे यहां से यहां तक का एरिया चाहिए था, ये मेरा थीटा है, तो मुझे कवर करने के लिए अल्फा को कहां से कहां ले जाना पड़ेगा, 0 से लेके थीटा तक। तो अल्फा जाएगा मेरा 0 से लेके थीटा तक, मुझे एरिया ऑफ कैप मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फ्रॉम 0 टू थीटा। तो ये जो ए है एरिया ऑफ कैप, वो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर, और आप इंटीग्रेशन में माइनस है बाहर लगा दीजिए, माइनस बाहर कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 0 1, तो ए आ गया मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। मैं यही फाइंड करना चाह रहा था कि जो एरिया ऑफ कैप है, एरिया ऑफ कैप इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप एंटायर स्फीयर कवर करना चाहते हैं तो आपको थीटा यहां से मेजर किया जा रहा है, ओके, रिमेंबर दिस इज थीटा, तो आपको कहां तक ले जाना पड़ेगा 180 डिग्री तक। तो आप थीटा को 180 रख दीजिए, आपको एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा, तो 1 माइनस माइनस 1 दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वे व्हाट आई गॉट द सॉलिड एंगल मेड बाय दिस, आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो कोई भी स्फेरिकल कैप, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, a spherical cap which is making half plane angle as theta will make a solid angle of 2 pi 1 minus cos theta at the center of sphere. आप लिख भी सकते हैं a spherical cap having half plane angle as theta at center will make 2 pi 1 minus cos theta solid angle at center of the sphere, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसे। अब ये मैंने मैथमेटिक्स जो आपको अभी एक्सप्लेन की, दिस मैथमेटिक्स विल यूज इन डिटरमाइनिंग द area covered by a satellite C. चलिए, तो पहले मैं सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी मान ले रहा हूं, जिससे कि सैटेलाइट प्लेनेट के रिलेटिव मूव नहीं कर रही होगी, तो हमारे लिए फिक्स्ड हो जाएगा, इजी रहेगा कैलकुलेशन, फिर हम बाकी सैटेलाइट के लिए भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हियर इज योर अर्थ, दिस इज अर्थ सेंटर, ठीक है।
नाउ यहां पे आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, सैटेलाइट एस। तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, अर्थ घूम रही होगी अपनी एक्सिस के अबाउट। ये हो गया आपके एक्सिस विच इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूम रही है। ये सैटेलाइट भी ऐसे ही घूम रही होगी। मैं नहीं बनाना चाह रहा हूं, ये भी ऐसे ही जा रही होगी, ऐसे ही उसी एंगुलर स्पीड से। अर्थ का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 24 आवर्स, इसका भी टाइम पीरियड कितना रहेगा सैटेलाइट 24 आवर्स। ठीक है, अब और इसकी डिस्टेंस भी फिक्स है, आपको पता है। द हाइट एट विच द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, कॉल इट h0, कितनी होती है अर्थ के केस में 36000 किलोमीटर्स। ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस इसमें 6400 किलोमीटर आपको और ऐड करना पड़ेगा। दिस इज ऑर्बिटल रेडियस। अब ये कहां तक सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सन के केस में भी लागू होता है कि दिन कहां तक रहेगा आपका। ठीक है, पर सन बहुत दूर है, ओके, इसलिए वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पूरा कवर कर लेता है। और अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है सोलर प्लेन के हिसाब से, इसलिए 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट रहता है पोल्स पे। एनीवे, तो ये सपोज सिग्नल भेज रहा है, तो यहां तक तो सिग्नल रिसीव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे इस पूरे जोन में। इसके बाद ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं, इसमें सिग्नल रिसीव नहीं हो पाएंगे। देयर इज नो रिलेटिव मोशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कि मैंने उसे अर्थ के जिस पॉइंट के ऊपर लॉन्च किया है, हमेशा वो अर्थ के उसी पॉइंट के सामने रहेगा। अर्थ भी घूमेगा, सैटेलाइट भी घूमेगा, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। सो अर्थ का ये जो कैप आप देख पा रहे हैं, आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस कैप। दिस कैप विल लुक लाइक दिस, या द सेंटर ऑफ दिस एंटायर एरिया, दिस पॉपुलेशन, क्योंकि ये टेंजेंट्स तो ऐसी हर जगह है और बॉडी के अंदर भी बन रही होंगी, तो जो भी इस पर्टिकुलर पार्ट में आ रहा है पीछे भी, वो एरिया कवर हो रहा होगा इस पर्टिकुलर सैटेलाइट से। ठीक है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एरिया ऑफ कैप। लेट्स कॉल इट ए। सो वील यूज द आइडिया ऑफ व्हाट, सॉलिड एंगल। कैसे, अगर हम ये निकाल लें कि ये कैप सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रही है, दिस सेंटर, इफ आई कैन फाइंड दिस सॉलिड एंगल, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। मैं एरिया ऑफ कैप को कैसे लिख दूंगा, सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर। नाउ हाउ विल आई फाइंड द सॉलिड एंगल? फॉर दैट, इफ आई कैन फाइंड द हाफ एंगल made by this cap, this is half angle theta, then I can find solid angle. अब जरा ध्यान से देखो क्या हाफ एंगल फाइंड किया जा सकता है। So I want you to focus on these points. Let's focus on this triangle OAS. Triangle OAS. ठीक है, अब इस triangle OAS में मैं यहां पे बना भी दे रहा हूं। This is S, this is O, this is A. This angle is 90 because here it is radius and this is tangent. So this is R plus H, and this is theta. So what is cos theta? Cos theta is R divided by R plus H. So over. So what will be sigma? 2 pi 1 minus cos theta. So this sigma will be, मैं बार बार सिग्मा बोल रहा हूं पर ये ओमेगा है, 2 पाई 1 माइनस आर बाय आर प्लस एच। तो ये मिल जाएगा आपको 2 पाई आर प्लस एच माइनस आर बाय आर प्लस एच, यानी कि ये सॉलिड एंगल मिल जाएगा उस एरिया का आपको 2 पाई, ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, एच बाय r plus h. तो area of cap will be 2 pi h r square by r plus h. So this much area will be covered by a
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये भी बोल सकते हो अगर सैटेलाइट को देखना है तो ये लोग देख सकते हैं यहां से यहां तक, इस कैप पे जो भी लोग हैं इधर के लोग इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रीज कोलैबोरेट भी करते हैं कि सपोज इंडिया ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, अब ये सैटेलाइट तो यहाँ से यहाँ तक की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर देगा, यहाँ तो काफी एरिया कवर हो जाएगा। यस, तो इधर रहने वाले कंट्रीज इंडिया से डेटा आउटसोर्स भी कर सकते हैं, बट ड्यू टू हम लोग देख ही रहे हो अभी इंटरनेशनल इनस्टेबिलिटी कंट्रीज के बीच में, दैट्स व्हाई दे प्रेफर टू हैव देयर ओन सैटेलाइट because at war time they refuse to provide the informations which are necessary. Anyway, so this is for geostationary. Now what if satellite is not geostationary? Not to worry, we'll see. खुद ही सोचो, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के रिलेटिव मूव भी करता है तब तो इधर का भी एरिया कवर कर लेगी, है ना। तो कभी ना कभी ये यहाँ भी आएगी तो यहाँ का भी एरिया कवर हो जाएगा, सिर्फ ये छोटी छोटी कैप्स रह जाएंगी जो कवर नहीं होंगी। तो हम टोटल एरिया में से वो कैप्स का एरिया क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, हमारा काम बन जाएगा। तो चलो वो क्वेश्चन भी है, कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसे चलो एक ऐसे जनरल क्वेश्चन के जैसे करके देखते हैं। लिखो, A satellite is orbiting around the earth in an orbit in equatorial plane, इक्विटोरियल प्लेन बदल गया तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एनालिसिस तब भी वैलिड होगा। इन एन ऑर्बिट इन इक्विटोरियल प्लेन ऑफ रेडियस 2r, वेयर r इज रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। फाइंड एरिया ऑन द अर्थ दिस satellite covers for communication in one complete revolution. This satellite covers for communication in one complete revolution. So let's see. अच्छा, मैंने उस दिन आपको लैटिट्यूड बताया था, एक और बात बताता हूं आपको, ये भी टर्म कभी कभार पूछा जा सकता है, ठीक है। लैटिट्यूड क्या था कि इक्वेटोरियल प्लेन में जो सर्कल बन रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ ऐसे घूमती है, ये पोल्स हैं आपके रेस्पेक्टिवली नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अर्थ घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेटर है, इसे अपन 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ऊपर कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, इसका लैटिट्यूड कैसे निकलेगा कि उसका जो सर्कल है वो इक्वेटोरियल प्लेन से कितने एंगल पे आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। तो यहाँ का जो लैटिट्यूड रहेगा वो लैम्डा डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी एक पॉइंट है, या यहाँ पे है, कहीं भी ले लो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका जो सर्कल है वो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सपोज उसे अपन दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो सपोज यहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है और ये कुछ एंगल बना रहा है, सपोज लैम्डा डैश, तो इसका जो लैटिट्यूड हो जाएगा इस ये कहलाएगा माइनस ऑफ लैम्डा डैश डिग्रीज लैटिट्यूड। ये मैंने उस दिन आपको बताया था ना। एक और टर्म होता है, इट्स कॉल्ड द कोलैटिट्यूड, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का कोलैटिट्यूड क्या है, कुछ नहीं है, एक्सिस के साथ एंगल, ये तो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ एंगल ले रहे हैं तो लैटिट्यूड है, उसी रेडियस का एक्सिस के साथ एंगल वो थीटा होता है। तो ये जो पॉइंट है इसका कोलैटिट्यूड कितना हो गया, कोलैटिट्यूड थीटा डिग्रीज।
तो एक्सिस के साथ एंगल रहता है कूल एटीट्यूड। जस्ट एक जानकारी है, अगर कभी काम आ जाए तो। चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। Here is the earth, ठीक है। ये आपके पोल्स है रिस्पेक्टिवली, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये सेंटर ऑफ अर्थ, एंड हियर इज द सैटेलाइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सैटेलाइट है ये तो अर्थ के रिलेटिव मूव करेगी, क्योंकि ये कौन सी सैटेलाइट नहीं है, जियो स्टेशनरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल रेडियस रहती है अर्थ के लिए, जियो स्टेशनरी, इट इज व्हाट 36,000 प्लस रेडियस ऑफ अर्थ, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यस, और इस रेडियस, इसका जो डिस्टेंस ये मुझे दे दिया गया है, it is twice of radius of earth, so this is not geostationary. So with respect to earth it will take certain time, ठीक है, to cover। तो ये यहां पर भी रहेगा और कभी घूम के दूसरी साइड भी पहुंचेगा। ये इसकी मैंने ऑर्बिट बना दी, तो कभी ना कभी यहां भी आएगा, पीछे भी आएगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर तो ये कौन कौन से एरियाज कवर कर लेगा इन द कंप्लीट रोटेशन, वी कैन चेक। यहां से एक टेंजेंट बना दो अर्थ पे। अब ये टेंजेंट नहीं हो पा रहा है, लेट्स ट्राई टेंजेंट। थोड़ी चीटिंग कर लेंगे अपन। तो यहां पे आ रहा है, एक दूसरी साइड इधर से बना दो। चलो मान लेते हैं यहां से, वैसा ही इधर से भी आएगा। मान लो यार टेंजेंट है ना, so what we are seeing here, these are tangents I have drawn। तो ये जो रेड कैप्स आप देख रहे हैं, these red caps, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, बाकी सारा एरिया इसने कवर कर लिया। समझ पा रहे हो? एंटायर एरिया इट हैज कवर्ड। ये कैप कवर कर ली, ये कैप कवर कर ली, जब सामने आएगा तो सामने की कैप भी कवर हो जाएगी, एंड सो ऑन। सो दिस एरिया जो मैंने शेड नहीं किया है अर्थ पे, अनशेडेड एरिया जो आप देख रहे हैं, इट इज बीन कवर्ड। सिर्फ ये पार्ट ये सैटेलाइट कवर नहीं कर पाया है। कैन वी फाइंड द एरिया? यस वी कैन। आपको डायग्राम समझ में आ गया? तो मान लीजिए एरिया ऑफ दिस कैप, एरिया ऑफ कैप ए है, तो इस कैप का भी एरिया ए आ जाएगा। यस, तो यहां पे अपन लिख देंगे एरिया कवर्ड, इट विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ अर्थ माइनस ट्वाइस ऑफ ए। टोटल एरिया हो गया 4πr² माइनस ट्वाइस ऑफ ए। बस मुझे ए में निकालना है, मेरा आंसर हो जाएगा। ए निकालने के लिए थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, सॉलिड एंगल वाला वही। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ए अपन, लेट्स डू इट। तो इसके लिए मुझे चाहिए, मैं बाकी टर्म्स जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट वाली लाइन मिटा दे रहा हूं ताकि हमें दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, ये वाला जो कैप है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, उसके लिए मुझे इसका हाफ एंगल लगेगा, ये दिस एंगल आई नीड। अब ये एंगल कैसे निकालें, उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये यहाँ की रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। यस, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2r फ्रॉम हियर टू हियर। तो क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं, कॉल इट अल्फा। यस, यू कैन फाइंड दिस tan अल्फा, नो cos अल्फा से ही आ जाएगा ये, cos अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अल्फा आ गया मेरे पास 60 डिग्री। तो फिर थीटा कितना आ जाएगा, वो तो दिख ही रहा है 90 है, फिर थीटा आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री। और थीटा उस जगह का कोल एटीट्यूड है कि नहीं, दिस इज कोल एटीट्यूड ऑफ, सपोज ये पॉइंट P है, ऑफ पॉइंट P। तो जो आप जीपीएस वगैरह देखते हैं ना, गूगल मैप, ये सब इसी मैपिंग पे काम करते हैं।
ठीक है, सो दिस इज 30 degrees. नाउ व्हाट यू हैव, can you find theta? You got theta. Can you find a? Yes, you can find a. It will be equal to what? This solid angle into r square. Solid angle क्या होता है? 2 pi 1 minus cos theta. So a 2 pi r square 1 minus cos 30. So what will be this a? You will have 2 pi r square 1 minus root of 3 by 2. So a is pi r square 2 minus root 3. Put it here. So area covered is equal to 4 pi r square minus twice of this area, which is 2 pi r square, twice ये 2 इसकी वजह से आया है, 2 minus रूट 3. तो आपका जो ओवरऑल आंसर है वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 और यहाँ पे कितना बचेगा? वो भी 2 माइनस प्लस 2 रूट 3. 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ रहा है 4 रूट 3 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया कवर्ड बाय द सैटेलाइट इन कम्युनिकेशन. ये जो आखिरी पार्ट मैंने आपको सिखाया है, दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग एरिया ऑफ ए सैटेलाइट, जो मैंने जियो स्टेशनरी एंड जनरल सैटेलाइट के लिए आपको निकलवाया है. ये बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं. और ये आंसर मैंने गलत कर दिया, ये 2 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन नहीं ले लिया था अपन ने, तो यहाँ पे 2 बचता माइनस 2 माइनस प्लस रूट 3 सिर्फ, तो ये आंसर जो है 2 रूट 3. ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि सॉलिड एंगल हमें सीखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसे भी, तो बाई चांस अगर इस पे क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आपको छोड़ना ना पड़े, ठीक है. तो दिस इज इट फॉर ग्रेविटेशन. हमने इसे काफी अच्छी डेप्थ में कवर कर लिया है. अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, अगली क्लास से. सो थैंक यू.